गाजा के मासूमों को उजाड़ने वाला इजराइल अब खुद हो रहा है खाली। कुदरत का पलटवार, देश छोड़ रहे लाखों यहूदी लोग और बह रहा अरबों डॉलर। साथ में आपको बताएंगे दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार बैलिस्टिक ताकत, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने तुर्की की खान मिसाइल तैनात कर बदला खेल। आखिर क्या है मकसद? और इसी के साथ ग्रोक ने ट्रंप को बताया सबसे कुख्यात अपराधी। यूजर ने पूछा था राजधानी में सबसे बदमाश कौन? और इसी के साथ पुतिन से मिलने से पहले ट्रंप ने दी चेतावनी। तो दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों कुदरत का खेल भी देखिए और इंसाफ भी। जो इजराइल आज गाजा पर बम बरसा रहा है, वहां के मासूम लोगों को उनके घर से उजाड़ना चाहता है, उन्हें वतन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। उसी इजराइल के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उसके अपने लोग ही मतलब यहूदी लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। सोचिए, जो दूसरों की जमीन और घर छीनना चाहता था, अब उसके अपने घर खाली हो रहे हैं। ये वही कुदरत का पलटवार है जो दिखा रहा है कि जुल्म करने वाला हमेशा चैन से नहीं रह सकता। दोस्तों गाजा में जंग और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इजराइल से लोगों का पलायन तेज हो गया है। और ये सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे, तकनीकी, मेडिकल और अन्य अहम क्षेत्रों के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में 82,000 से ज्यादा इजरायली वैज्ञानिक और पेशेवर फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों से बाहर जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर 25 से 44 साल के युवा हैं जो अच्छे खासे काबिल लोग हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से देश छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जीत चुके इजरायली वैज्ञानिक प्रोफेसर आरोन चेखानोफर का कहना है कि अगर सिर्फ 30,000 बड़े विशेषज्ञ भी इजराइल छोड़ दें तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। उनका मानना है कि इस हालात की सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार की सख्त नीतियां और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना है। इससे समाज का पढ़ा लिखा और असरदार तबका खुद को असुरक्षित और कमजोर महसूस कर रहा है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पूंजी भी बाहर जा रही है। 2024 के पहले 6 महीनों में इजरायली नागरिक 7 अरब डॉलर से ज्यादा रकम विदेश भेज चुके हैं, जो पिछले 3 साल के मुकाबले लगभग दोगुना है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक गाजा की जंग, विवादित न्यायिक सुधार और बड़े अधिकारियों को पद से हटाने जैसे फैसलों ने देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पर लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। इसी वजह से अमीर लोग और निवेशक अपना पैसा बाहर ले जाकर वहीं निवेश करना बेहतर समझ रहे हैं, यानी वहीं जाकर बिजनेस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इंडोनेशिया ने पहली बार अपने देश में खान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिए और ये काम उन्होंने ईस्ट कालीमंतान में किया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार है कि किसी देश के पास इतनी आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल आ गई है। दोस्तों ये मिसाइल तुर्की की कंपनी रॉकेटसन ने बनाई है। इसे सबसे पहले 1 अगस्त को रेप्योर नौसेना आर्टिलरी बटालियन कमांड के हेडक्वार्टर तोंगरोंग में देखा गया। रॉकेटसन के बड़े अधिकारी मुराद कुर्तुलुश ने बताया कि इंडोनेशिया ने 2022 में इन मिसाइलों का ऑर्डर दिया था और तुर्की के बाहर यह हथियार खरीदने वाला पहला देश बन गया। अभी तक किसी और दक्षिण पूर्व एशियाई देश के पास इतनी आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसका मतलब इंडोनेशिया अब काफी दूर और सटीक हमला करने में सक्षम हो गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे पूरे इलाके की ताकत का संतुलन बदल सकता है। दोस्तों मिसाइल को ईस्ट कालीमंतान में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां से नई बनने वाली राजधानी नुसानतारा की सुरक्षा की जा सके और साथ ही दक्षिण चीन सागर में चल रहे समुद्री झगड़ों में भी फायदा मिले। ईस्ट कालीमंतान को सुरक्षित इलाका माना जाता है क्योंकि यहाँ सीधा हमला करना मुश्किल है। साथ ही यहाँ से बड़े बड़े जहाज से जाने वाले समुद्री रास्तों पर नजर रखी जा सकती है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये खान मिसाइल 280 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी ये विवादित समुद्री इलाकों में भी आसानी से पहुंच सकती है। इससे लगता है कि इंडोनेशिया अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर पहले से तैयार रहकर हमला करने की सोच रहा है। वहीं इंडोनेशियाई आर्मी के सूचना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल वहयू युद्धयाना ने बताया कि
ये मिसाइलें पहली खेप में आई है जिन्हें रक्षा मंत्रालय ने खरीदा है, लेकिन अभी तक इन्हें आधिकारिक तौर पर आर्मी को नहीं सौंपा गया है। उन्होंने कहा, मैंने हथियार केंद्र के कमांडर से बात की। उन्होंने बताया कि दूसरी खेप आने के बाद मिसाइलें सेना को सौंप दी जाएंगी। उनका कहना था, अभी ये रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में है और आर्मी को औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी बता दिया। दरअसल एक एक्स यूजर ने ग्रोक से अमेरिकी राजधानी में अपराध के हालात के बारे में पूछा था। इस दौरान यूजर ने पूछा कि डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी कौन है। इसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि न्यूयॉर्क में बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी के 34 गंभीर मामलों में दोषी ठहराए जाने की वजह से ट्रंप शहर के सबसे कुख्यात अपराधी है। ग्रोक का यह बयान उस वक्त आया जब ट्रंप खुद राजधानी में बहुत ज़्यादा अपराध होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने राजधानी को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया है और वहां 800 से ज़्यादा नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं। दरअसल ग्रोक पहले भी विवादों में रहा है। पिछले महीने ग्रोक ने कई बार एडोल्फ हिटलर की तारीफ की थी। ग्रोक ने अलग अलग बातचीत में बार बार हिटलर की विचारधारा या उसके काम को उदाहरण की तरह पेश किया। इतना ही नहीं, ग्रोक ने नए नरसंहार की भी बात की। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्रोक ने एक जवाब में खुद को मेका हिटलर कह डाला। मेका का मतलब किसी इंसान का रोबोट जैसा संस्करण होता है, यानी वर्जन होता है। XAI जो ग्रोक की मूल कंपनी है, उन्होंने बाद में सफाई दी कि यह सब एक गलत कोड अपडेट के कारण हुआ। इस अपडेट की वजह से ग्रोक यूजर्स के सवालों, पसंद और पिछली पोस्टों के हिसाब से बहुत ज़्यादा और बिना फिल्टर के प्रतिक्रिया देने लगा, जिसके चलते उसने ऐसे चरमपंथी और आपत्तिजनक बयान दे दिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में चल रही जंग खत्म करने पर हामी नहीं भरी तो रूस को बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया जब उनसे पूछा गया कि अगर पुतिन ने मानने से इनकार किया तो क्या रूस पर कार्रवाई होगी। ट्रंप का सीधा जवाब था, हाँ होगी, और वो नतीजे बहुत सख्त होंगे। उन्होंने ये बातें वाशिंगटन डीसी में केनेडी सेंटर में कही। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के अन्य नेताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग की थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी और दोस्ताना बताया। अब ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार पुतिन से आमने सामने मिलने जा रहे हैं। ये मुलाकात अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकोरेज में होगी। ट्रंप का कहना है कि इस मुलाकात के बाद वो एक 3 तरफा बैठक, मतलब खुद भी शामिल होंगे, पुतिन और ज़ेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि सीधी शांति पर बात हो सके। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की बैठक का मकसद ज़्यादातर माहौल बनाना और आगे की बातचीत का रास्ता तय करना है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अगर पहली मीटिंग में उन्हें ज़रूरी जवाब नहीं मिले तो दूसरी बैठक होगी ही नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।